वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वह आरटी एक्ट 2009 से संबंधित होने वाला है और इस आरटी एक्ट को हम पूरा करेंगे 3 पार्ट्स में, जिसमें पहले पार्ट्स में हम आरटी एक्ट किस प्रकार लागू होता है, इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा पार्ट्स हमारे इसके जो अध्याय हैं उनकी धाराओं से संबंधित कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा, इससे संबंधित आए हुए अब तक के एग्जाम में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हम सोल्व करेंगे व्याख्यात्मक रूप से। यदि उसमें कोई भी पॉइंट रह जाता है उसमें हम एमसीक्यू में कवर कर लेंगे। उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये उम्मीद से हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके लिए एक अपडेट है, यदि आप सीईटी, रीट मुख्य परीक्षा या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती, और यदि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो जहाँ पर आपको निश्चित तौर पर अपडेट मिलती रहेगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम आज का टॉपिक आरटी एक्ट 2009 आखिरकार है क्या। सबसे पहले हम बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा को अधिकार देने की आवश्यकता क्यों मिली? क्योंकि हमारे देश में शिक्षा का जो अभी व्यवस्था है उससे आप भली प्रकार से परिचित हैं। क्या शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, इसी दौरान में हमारा आज की जो, इससे पहले हमने 2020 की जो शिक्षा नीति की है उसको भी हमने कवर किया है। उसको यदि आपने नहीं देखा उसे भी लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में लेकर देख सकते हैं। शुरुआत में सबसे पहले आरटी एक्ट 2009 क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। हमारा जो ये सेशन है वह मुख्य परीक्षा में पॉइंट है आरटी एक्ट 2009। निश्चित ही यहाँ से आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है और एक एक नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करें आरटी एक्ट की पृष्ठभूमि क्या है। आरटी एक्ट हमारे संविधान में कहाँ है। हम जो इस सेशन में बात करेंगे भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भी बदलाव हुए हैं शिक्षा में उसके बारे में बात करेंगे। शिक्षा के अधिकार से संबंधित है उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले क्या हुआ है उसके बारे में हम इसमें चर्चा नहीं करने वाले। स्वतंत्रता के बाद अधिकार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब बात करें जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान बनकर रेडी हो जाता है, तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। प्रश्न डायरेक्टली बन जाएगा कि संविधान में प्रारंभ में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुच्छेद यानी आर्टिकल 45 में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया। केवल यहाँ पर सिर्फ नीति निर्देशक तत्व में ही शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी और जिसे लागू करने पर जिसमें यह लिखा हुआ था कि 10 वर्ष के भीतर जब हमारा देश आजाद हो जाता है तो उसके 10 वर्ष के अंतर्गत 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगी। इस बात को गौर करना, प्रयास करेगी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट में याचिका नहीं जा सकते कि हमारे लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व चैलेंजेबल नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है शिक्षा के लिए प्रयास करेगी। यदि हमारे अधिकार में शामिल होता तो शिक्षा के लिए प्रयास नहीं, शिक्षा के लिए व्यवस्था करेगी। क्या करेगी? व्यवस्था करेगी। यहाँ पर सरकार की जवाबदेही रहती है अधिकार में, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में कोई भी जवाबदेही नहीं रहती है। नतीजा यह होता है शिक्षा को लेकर ये प्रयास अधूरे रहते हैं और निश्चित ही तौर पर नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 45 में कोई न कोई कमी रहती है और इसी के फलस्वरूप शिक्षा में कोई बेहतर बदलाव नहीं आते। और इसीलिए हमारे देश के आज़ाद होने पर सबसे पहली शिक्षा नीति आती है 1986 की शिक्षा नीति। और यह शिक्षा नीति 2 बातों पर जोर देती है। सबसे पहले जोर देती है नामांकन पर। जो भी बच्चे हैं उनका हमें क्या करना होगा, नामांकन करना होगा, विद्यालय में उन्हें प्रवेश दिलाना होगा। प्रवेश दिलाने से ही काम नहीं चलेगा, हमें उनका ठहराव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने विद्यालय में बच्चों का करवा दिया है एडमिशन, लेकिन बच्चे 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, एक कक्षा पढ़ी, उसके बाद वह ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो यानी कि वह उनका ठहराव होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसमें शिक्षा के अधिकार को लेकर बिल्कुल भी अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं होती है। और इसकी समीक्षा के लिए एक समिति बैठती है, राम मूर्ति समिति 1990 में, और वह कहती है नामांकन और ठहराव के साथ आपको 2 काम और करने होंगे। एक काम करना होगा बच्चों की विद्यालय तक भौतिक पहुंच, और दूसरा बेहतर शिक्षक और विद्यालय उपलब्ध कराना। बेहतर शिक्षक और विद्यालय उपलब्ध करवाना। और राम
विद्यालय उपलब्ध करवाना। और साथ साथ राममूर्ति समिति कहती है शिक्षा को नीति निदेशक तत्व में न रखकर इसे हमें क्या करना होगा, मूल अधिकार में सम्मिलित करना होगा। तो सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में समाहित करने का सुझाव कौन देती है? इस पॉइंट को आप नोट करके जरूर लिखते हैं कि राममूर्ति समिति द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि शिक्षा को क्या करना चाहिए, मूल अधिकार में सम्मिलित करना चाहिए। शिक्षा को मूल अधिकार बनाने का क्या देते हैं, सुझाव। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि कौन सा समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि शिक्षा को मूल अधिकार में सम्मिलित करना चाहिए। तो राममूर्ति समिति में। इसी बीच एक यूएन का बाल अधिकार घोषणा पत्र आता है और उस पर भारत क्या कर देता है, हस्ताक्षर करता है और 135वां राष्ट्र बन जाता है शिक्षा का अधिकार देने वाला। ये यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। 1986 की शिक्षा नीति क्या कहती है, नामांकन और ठहराव, और यह सफल न होने पर इसकी समीक्षा के लिए एक समिति गठित की जाती है। उस समिति का नाम है राममूर्ति समिति। और यह समिति सुझाव देती है कि शिक्षा का जो अधिकार है उसको मूल अधिकार में समाहित करना होगा। साथ ही नामांकन ठहराव के साथ बच्चों की विद्यालय तक पहुंच और बेहतर शिक्षक व विद्यालय उपलब्ध करवाना। और यूएन बाल अधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला भारत 135वां राष्ट्र बन जाता है। ये हमारी पृष्ठभूमि है जिससे हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको 1-2 वाद याद रखने हैं जो कि शिक्षा के अधिकार को आपको समझने में क्या जरूरत पड़ी, शिक्षा में कौन एज को डिफाइन करने की, उसके बारे में। तो हम बात कर रहे हैं मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्यवाद। ये केस क्या होता है, मोहिनी जैन एक मेडिकल छात्रा थी और विवाद शुरू होता है प्रवेश शुल्क को लेकर विवाद होता है और उस विवाद के लिए वह चले जाती है हाई कोर्ट में। और वह कहती है कि प्रवेश शुल्क में जो शुल्क का निर्धारण है वह राज्य के लिए और अन्य राज्य के लिए क्या है, अलग अलग है। और यह बात मेरे को सही जमी नहीं। और मेरा इसमें आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 क्या है, जीवन जीने का अधिकार। इसको फिर से समझते हैं। मोहिनी जैन वर्सेस हाई कोर्ट में अपील रखती है कि जो मेरे आर्टिकल 21 है, जीवन जीने के अधिकार, यदि शिक्षा में अगर शुल्क अगर यदि समान होता तो मैं भी एक बेहतर जीवन जीती। और इसको लेकर मैंने यहाँ पर याचिका दायर की है जिसको कोर्ट सही मानता है और फैसला सुना देता है मोहिनी जैन के फेवर में। और वह कहता है कि इस जीवन आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है। और ये बात नहीं जमती है। दूसरा वाद आता है उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद। और ये कब की बात है, 1 साल बाद उन्होंने केस किया कि जो बात कर रहे हैं शिक्षा आर्टिकल 21 में शिक्षा के अधिकार की, और वह क्या है, उसमें कोई न कोई एज लिमिट है। क्या है, एज लिमिट है। इस तरह तो हमारी सारा सिस्टम ही बदल जाएगा यदि हम इस प्रकार डोनेशन नहीं लेंगे, प्रवेश शुल्क ज़्यादा नहीं लेंगे। तो हम इस कोर्ट को चाहिए कि एक एज लिमिट फिक्स कर दे। और इसी वाद के बाद शिक्षा के अधिकार में एज लिमिट फिक्स की जाती है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए एक निश्चित एज एरिया बना दिया जाता है। तो डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना कम है, लेकिन इसके जो पृष्ठभूमि है, किस प्रकार एज है, वो समझने के लिए बेहतर है। और इसके बाद यदि सरकार आती है और कहती है यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कह ही दिया है कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार से संबंधित अधिकार है, तो क्यों ना हम इसे मूल अधिकार में ही जगह देते। और इसके लिए तपस मजूमदार समिति गठित की जाती है और वह सुझाव देती है, वह क्या सुझाव देती है, और इस समिति के आधार पर ही शिक्षा को मूल अधिकार में सम्मिलित किया जाता है। और यह सुझाव देती है कि नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 45 में और वह समिति सुझाव देती है कि शिक्षा को मूल अधिकार में सम्मिलित कर देना चाहिए। और संविधान में शिक्षा का मूल अधिकार का उल्लेख किस किस जगह से है, डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। इस स्लाइड को आप ध्यान में रखें। सबसे पहले हमने बात कर ली थी मूल संविधान में आर्टिकल 45 जो कि किससे संबंधित है, नीति निदेशक तत्व में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया है, उल्लेख। और मूल अधिकार के अनुच्छेद 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। और मूल कर्तव्य, न कि कर्तव्य 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य कौन सा नंबर का जोड़ा गया, 11वां। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संबंध बताया गया है। और
6 से 14 वर्ष की आयु के माता पिता का कर्तव्य आरोपित किया गया कि वह अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार से वंचित करें। यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट यह है कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 45 में बात की गई है और मूल अधिकार में 21A में मूल अधिकार में 21A में बात की गई है और कर्तव्य में 51A। ये आपको आर्टिकल ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करें और आरटी एक्ट को किस प्रकार, ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया कि इसको इस एज को लिमिट को जोड़ना है, जोड़ देंगे, लेकिन इसके लिए संविधान में कुछ भी बदलाव करने के लिए 46वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। यानी किसी भी संविधान में यदि हमें बदलाव करना है तो उसके लिए एक संशोधन बिल पास करवाना पड़ता है और वह होता है 46वां संविधान संशोधन 2002। और जिसमें मूल अधिकार में क्या जोड़ा गया, 21 क्या था, जीवन जीने का अधिकार, उसके साथ 21A और जोड़ दिया गया जो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। और शिक्षा में क्या लिख दिया, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का कार्य करेगी, न कि प्रयास करेगी। और जहां पर हमने बात की थी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 45 में जहां पर पहले लिखा था 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को 10 वर्ष के भीतर शिक्षा देने का प्रयास करेगी, उसको हटाकर 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा की देखभाल की व्यवस्था या फिर प्रयास करेगी, जो कि अभी वर्तमान में आंगनवाड़ी है, बाल वाटिका है। ये सभी नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 45 के अंतर्गत ही है, जिसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। और कर्तव्य, बात करें कर्तव्य की, सभी अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन कर्तव्य के आने पर आप अपने कर्तव्य भूल जाते हैं कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इस कर्तव्य को नहीं भूलना है। और 51A जोड़ा जाता है और इसमें क्या लिखा जाता है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अभिभावक या संरक्षक का दायित्व है कि वह निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगी। आपको तीनों आर्टिकल ध्यान में रखने हैं। 46वां संविधान संशोधन कब होता है, 2002 में। मूल अधिकार में 21A में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देगी, सरकार की व्यवस्था करेगी या फिर। और नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 45 में जो पहले लिखा गया था उसको हटाकर 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए बेहतर देखभाल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी। और 51A में क्या लिखा जाता है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों में को अभिभावक या संरक्षक का दायित्व है कि वह निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिलाने का प्रयास करे। ये सब बात हुई हमारे 46वें संविधान संशोधन की। अब हम बात करें हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार पारित होता है। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। एक होता है अधिनियम और एक होता है विधेयक। इसका क्या है, विधेयक, कोई भी बिल यदि हमें पास करवाना है तो बिल राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों से द्वारा पारित हो जाने के बाद वह पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति यदि उस बिल पर कर देते हैं हस्ताक्षर तो वह बन जाता है अधिनियम। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले उस बिल को किस नाम से जाना जाता है, विधेयक के बारे में नाम से। तो आपको ध्यान में रखना है, विधेयक और अधिनियम दोनों अलग चीजें। सबसे पहले हम बात करें शिक्षा का, जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक है वह सबसे पहले पहुंचता है राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में, उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर उसे बना देते हैं अधिनियम। और राज्यसभा में आपको मुख्य रूप से जो डेट याद रखनी है, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न डेट से बनेगा। सबसे पहले आपको एक डेट याद रखनी है, 3 जुलाई 2009। 3 जुलाई 2009 को कैबिनेट मंत्री द्वारा इस बिल को पारित कर दिया जाता है। उसके बाद इसे राज्यसभा में रखा जाता है और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को यहाँ से क्या हो जाता है, पारित होकर सीधा पहुंचता है लोकसभा में। और लोकसभा इसे पारित करती है 4 अगस्त 2009 को और इस पर हस्ताक्षर करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं 26 अगस्त 2009 को। आपको ये तीनों डेट याद रखनी है। अभी फर्स्ट डेट में डायरेक्टली पूछा गया था कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह पूरे देश में कब लागू किया गया, तो कुछ भी एग्जामिनर डेट पूछ सकता है, तो आपको मोस्टली ये डेट तो याद रखनी ही है। फिर बात करें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे लागू कर दिया जाता है भारत में, और उसकी दिनांक है, आपको ध्यान में रखनी है, 1 अप्रैल 2010 को। और इसे लागू करने वाला कौन से नंबर का देश बनता है, हमारा 135वां। तो ये प्रश्न में पूछा गया था, इसको भी आप स्टार लगा दें। और अब हम बात कर रहे हैं, यदि हम एग्जाम फाइट कर रहे हैं राजस्थान का, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। अब ये बात हो गई, ये सारी डेट, बिल पास हो जाता है केंद्र के द्वारा। अब जो शिक्षा है वह समवर्ती विषय का विषय है। अब हम बात करें सूची, 3 प्रकार की क्या होती है सूचियाँ। एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची
और दूसरी तीसरी होती है समवर्ती सूची। और बात करें हम केंद्र सूची की, केंद्र द्वारा जिन भी विषय पर डिसीजन लिया जाता है, नियम व कायदे कानून बनाए जाते हैं, वह केंद्र सूची के अंतर्गत होता है। और राज्य यदि बनाती है तो वो राज्य के, लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम या कानून बना सकते हैं। जो शिक्षा है उसे 46वां संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती विषय का सूची में सम्मिलित किया गया था। तो केंद्र के द्वारा जो अधिनियम पारित किया जाता है वह राजस्थान राज्य के 29 मार्च 2011 को विधानसभा द्वारा संशोधन प्रस्ताव कर इसे पारित कर दिया जाता है। और जब केंद्र में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, उसके ठीक 1 साल बाद राजस्थान में लागू कर दिया जाता है। तो आपको मोस्टली डेट याद रखनी है, राज्यसभा में 20 जुलाई को, लोकसभा में 4 अगस्त और राष्ट्रपति 26 अगस्त। जुलाई दोनों तरफ है, अगस्त और ये याद रखना है अप्रैल में लागू होता है 1 अप्रैल, और राजस्थान में 1 अप्रैल ठीक 1 साल बाद लागू होता है। तो ये डेट आपको मोस्टली याद रखनी ही है। अब हम बात करें इसके मोटे रूप से किसके द्वारा शुरुआत की जाती है, तो भारत सरकार द्वारा। और लाभार्थी कौन है, देश के अशिक्षित बच्चे, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है। इसका जो उद्देश्य क्या है इस नियम का, देश के सभी बच्चों को क्या बनाना है, शिक्षित बनाना है। कितने वर्ष के बालकों के लिए, जो बात हुई थी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। और ये कब लागू होता है, 1 अप्रैल 2010। और राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो कब लागू होता है, 1 अप्रैल 2011 में। और कब बनाया गया, 4 अगस्त 2009 को। अब इसमें एक नोट करके आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि जो RT एक्ट 2009 में, बाकी तो एज लिमिट क्या है 6 से 14, लेकिन दिव्यांग या विकलांग जो भी बालक है उनके लिए जो आयु वर्ष है 14 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष। यानी कि कोई भी बालक यदि विकलांग है, दिव्यांग है, तो वह 18 वर्ष तक RT एक्ट के दायरे में सम्मिलित किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हम बात करें RT एक्ट में शिक्षक की क्या क्या भूमिका रहेगी, उसके बारे में भी वर्णन है। इन सब का जो हम डिटेल से इसकी अध्याय पढ़ेंगे, उसमें कि शिक्षक के क्या दायित्व है, राज्य सरकार के क्या दायित्व है, इससे भी प्रश्न बनने की संभावना है। उसका जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा करेंगे। अब हम बात करते हैं, मोटे रूप से बात कर लेते हैं, पाठ्यक्रम को समय अनुसार पूर्ण करवाना, समय सारणी के अनुसार चलना, अध्यापकों द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना, इसके अलावा अध्यापकों का यह मुख्य कर्तव्य है कि विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ समय समय पर बैठक, यानी कि जो भी हम बात करेंगे धाराओं में SMC मीटिंग कब करनी है, उनका पूरा डिटेल से आपको वहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा। इसकी प्रगति के संबंध में उनकी जानकारी अभिभावकों को अवगत कराना। मीटिंग्स में आपको बताइए पेरेंट्स आते हैं और आप शिक्षक पूरी लिस्ट तैयार रखते हैं कि बच्चों ने क्या क्या मस्ती की है, क्या होमवर्क नहीं किया है, वो सारी पोल मीटिंग्स में खुलती है। अब हम बात करें यहाँ पर विद्यार्थी तथा शिक्षक का क्या अनुपात होना चाहिए। अभी फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्टली पूछ लिया गया था, 61 से 90 वर्ष के बालकों के लिए कितने शिक्षक होने चाहिए, तो 3 शिक्षक। तो ये पूरी सारणी यदि आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाती है तो इससे संबंधित यदि प्रश्न आता है तो आपका निश्चित तौर पर वह सही होने की संभावना रहती है। आपको ध्यान में रखना है 40 बच्चों पर हम बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक की। 40 बच्चों पर कितने शिक्षक हो सकते हैं, तो 1 शिक्षक होगा। अब यहाँ से आंकड़ा क्या आ जाता है, 30 पर 1 का आंकड़ा, यानी कि 60 बच्चे हैं तो 30 पर 2 टीचर हो गए, तो कितने टीचर हो जाएंगे, 2 शिक्षक। यहाँ पर फिर से 30 बालक यदि बढ़ते हैं, यानी कि 61 से 90 बच्चों पर कितने हो जाएंगे, 3 शिक्षक। वापस 30 यहाँ पे प्लस होते हैं तो इधर भी शिक्षक बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न बनेगा 121 से 150 बच्चों पर कितना हो जाएगा, 5 शिक्षक। और जैसे ही 150 से 200 तक बच्चे होते हैं तो वहाँ पर आपको एक लाइन याद रखनी है, 5 + 1, यानी 5 तो क्या हो जाएंगे शिक्षक और 1 क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। तो 150 से 200 विद्यार्थियों पर कितने शिक्षक होंगे, 5 + 1, यानी 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक। और 200 से अधिक विद्यार्थी बढ़ते जाएंगे, जैसे 200 है, अब 240 हो गए, तो एक शिक्षक यहाँ पर बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे 40 विद्यार्थी बढ़ेंगे, इधर शिक्षक का दायरा बढ़ता रहेगा। तो ये सामने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझें। नेक्स्ट बात करें इसके अध्याय की, इसकी विस्तृत चर्चा तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मोटे रूप से हम बात कर लेते हैं कि इसको याद कैसे करना है, रिपीट भी हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको एक कहानी के रूप में याद करने का प्रयास करते हैं। आप कहीं पर गए, कहीं भी समारोह में, तो आप एक टीचर समझे अपने आप को, और वहाँ पर आपने क्या दिया, अपना प्रारंभिक परिचय दिया। तो आप एक RT एक्ट है, अधिनियम समझे अपने आप को, और आपने क्या दिया, अपना परिचय दिया। और परिचय दिया, और परिचय देने पर आपने क्या कहा, पहले अध्याय में तो आपने क्या दे दिया, अपना परिचय दे दिया। फिर दूसरा अध्याय हुआ, और दूसरे अध्याय में आपने क्या कहा,
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में आपने उनको बताया। सबसे पहला पीरियड होता है, उसमें आपने अपना परिचय दिया, विद्यालय में गए, और दूसरा अध्याय मतलब आप अपना समझ ले, दूसरा पीरियड लगा और आपने वहाँ पर क्या बताया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया। और जैसे ही तीसरा पीरियड लगता है और आप कहते हो जाकर केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार यानी सरकार और अभिभावक के दायित्व की आप क्या करते हो, बात करते हो। पहले पीरियड में गए, आपने क्या दिया, वहां पर परिचय दिया, और परिचय किसका दिया, दूसरे पीरियड में आपने किसका परिचय दिया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की बात कर ली। उसके बाद आप कहते हो केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार यानी सरकार के दायित्व की बात की। यहाँ पर कीवर्ड पकड़े आपने। तीसरे में आपने क्या पढ़ा, पीरियड में क्या कहा, आपने दायित्व की बात कर ली। अब तीसरे पीरियड तक बच्चे हो गए बोर, और चौथे पीरियड में आप गए और उनको कहा, बच्चे जानते हैं स्कूल के बारे में, शिक्षक के बारे में, तो क्यों ना हम उसकी बात कर लें। तो चौथे पीरियड में आपने कहा बच्चे बोर हो रहे हैं, तो हम क्या करें, स्कूल और शिक्षक के दायित्व की बात कर सकते हैं कि स्कूल में आप आए हो, शिक्षक हैं, इनके क्या क्या दायित्व है, उनकी बात कर ली। अब बात कर ली तो आपने क्या बात की, पांचों जैसे जैसे बात करते गए और पांचों पीरियड लग जाता है, और पांचवें पीरियड में क्या बात करते हो कि प्रारंभिक शिक्षा में जो आपने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसको आपको क्या करना है, पूरा करना है, ना कि आपको बातें करनी है। और पूरा किया तो ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में ही पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर दिया, पूरी किताब पूरी कर दी। तो यदि ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, बालकों के अधिकारों का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। तो इसकी संरक्षण का भी आपको ध्यान में रखना है। और छठा पीरियड होते होते सातवां पीरियड में आप पहुंचते हो और वहां पर आप बात करते हो प्रकरण की, यानी कि सामान्य परिभाषाओं की, चर्चाओं की, इसकी बात करते हो। तो आपको क्या क्या कीवर्ड ध्यान रखने हैं। आप गए, सबसे पहले आपने क्या दिया, अपना परिचय दिया, और परिचय दिया तो उसमें आपने क्या कहा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा टॉपिक पढ़ाया दूसरे पीरियड में। और तीसरे में आपने क्या कहा, केंद्र व राज्य सरकार के दायित्व की बात की। और जैसे बोर हुए बच्चे तो चौथे पीरियड में आप क्या कहने लगे, स्कूल व शिक्षकों के बारे में, जो बच्चे जानते हैं उनके दायित्व की बात की। और दायित्व का क्या दायित्व है उनका, पाठ्यक्रम पूरा कराना। क्या कराना, पाठ्यक्रम पूरा कराना। और पाठ्यक्रम एक दिन में पूरा करेंगे नहीं तो बाल अधिकारों के संरक्षण की बात करेंगे और प्रकरण करेंगे। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उम्मीद है कि आप इन अध्याय को समझें, क्योंकि अभी डायरेक्टली जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था, डायरेक्टली पूछ लिया गया था अध्याय 4 संबंधित हैं स्कूल व शिक्षकों के दायित्व से। यानी कि आपने यदि कीवर्ड को, कॉन्सेप्ट को अपने सारणी में, दिमाग में फिट कर लिया तो निश्चित ही आपका प्रश्न सही होने की संभावनाएं 90% हो जाएगी। और खूब है 90% प्रश्न को सही करने की संभावनाएं, तो प्रयास करते रहिए और निश्चित तौर पर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, वह इसकी जो धाराएं हैं 38 तक, उनको पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। साथ ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो धाराएं हैं उनको याद करने की ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपको नेक्स्ट वीडियो का मिलते हैं, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।